गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे एज़टेक जन से। यानी कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के अंदर तीन सभ्यताएं अस्तित्व में आई: एज़टेक, माया और इंका। एज़टेक और माया जो सभ्यता है वो इंका सभ्यता की अपेक्षा ज़्यादा संगठित थी, ज़्यादा विस्तृत थी, सुव्यवस्थित थी। तो आइए सबसे पहले हम एज़टेक सभ्यता, एज़टेक जन के बारे में जानते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है, वहाँ पर एक छोटी सी घाटी है और उस घाटी का नाम वहाँ का जो देवता था उसके नाम पर था मैक्सली। इस कारण इस क्षेत्र को क्या बोला गया? मैक्सिको। इस क्षेत्र का नाम इस देवता के नाम पर क्या पड़ गया? मैक्सिको पड़ा। और इस क्षेत्र के अंदर एक जनजातीय जो लोग रहते थे उनको एज़टेक लोगों ने आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया और वो उनसे क्या वसूल करते थे? भेंट, या जिसको हम बोल देते हैं नजराना। अब हम बात करते हैं एज़टेक समाज की। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि एज़टेक जो समाज था उसकी क्या विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता थी, ये समाज क्या था? श्रेणीबद्ध था। श्रेणीबद्ध का मतलब होता है कि जो वर्ग जैसा काम करता था उसी श्रेणी में वो शामिल हो जाता था। जैसे शिकार करने वाले शिकारी की श्रेणी में, कपड़ा बुनने वाले बुनकर की श्रेणी में, कंदमूल इकट्ठा करने वाले कंदमूल इकट्ठा करने वालों की श्रेणी में, युद्ध लड़ने वाले सैनिकों की श्रेणी में, साम्राज्य पे शासन चलाने वाले शासकों की श्रेणी में। इस प्रकार ये लोग अपनी अपनी श्रेणियों में क्या थे? सम्मिलित थे। जो ऊंचे कुलों में पैदा होते थे वो उच्च वर्ग में आते थे, जिन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता था। जो लोग समाज को शिक्षा देते थे, ये काम पुरोहित वर्ग का था, वो उच्च वर्ग में शामिल थे। तो ऊंचा जो वर्ग था उसके अंदर लोगों की संख्या क्या थी? कम थी। और अभिजात जो लोग हैं वो लोग अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना नेता क्या कर लेते थे? चुन लेते थे। तो सबसे पहली बात हमारी हुई कि एक विशेषता तो हुई कि समाज क्या था? श्रेणीबद्ध था। दूसरा, राजा आजीवन राजा रहता था। एक बार किसी भी व्यक्ति को अगर राजा चुन लिया जाता तो वो आजीवन उस पद के ऊपर बना रहता था। और राजा को इस धरती पे किसका प्रतिनिधि माना जाता था? सूर्य का। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है अभिजात योद्धा को सम्मान। कि इस समाज के अंदर जो लोग अभिजात वर्ग में थे या जो योद्धाओं की श्रेणी में आते थे या पुरोहितों की श्रेणी में आते थे, उनको समाज में सबसे ज्यादा क्या दिया जाता था? सम्मान दिया जाता था। नंबर 4, विशेषाधिकार। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको जो है समाज के अंदर विशेष अधिकार प्रदान थे और ये उनको कौन देता था? अभिजात वर्ग। इसके अलावा समाज के अंदर अन्य वर्ग भी थे। कौन कौन से थे? शिल्पी, चिकित्सक और अध्यापक। इनको भी बहुत अधिक क्या दिया जाता था? सम्मान
दिया जाता था। ये ढांचा किसका ढांचा था? एज़टेक समाज का ढांचा था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पर अराइज हो जाता है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, या भूमि उद्धार से आप क्या समझते हैं? तो जो एज़टेक लोग थे, इनके पास भूमि की कमी थी। इसलिए ये जो है बंजर जो भूमि थी उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करते थे। क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे, या विभिन्न जल स्रोतों से जमीन को यूटिलाइज किया जाता था। जो जल होता था उसी को क्या बना लिया जाता था? जमीन बना लिया जाता था। वो कैसे बनाते थे? उसके लिए हम आपको यहां एक व्यवस्था के बारे में बताएंगे जिसका नाम था चिनंपा। ये क्या करते थे? चिनंपा जो है कृत्रिम टापुओं को बोला जाता था। एक टापू तो वो होता है जो प्रकृति ने भूमि को उभार दिया होता है, किसके बीच में? जल के बीच में। एक तो प्रकृति क्या करती है, समुद्र के अंदर या सागर के अंदर किसी एक ऐसे क्षेत्र के अंदर क्या कर देती है? भूमि को जो है क्या कर देती है? जल से बाहर उभार देती है, और उसके चारों ओर उस भूमि के क्या होता है? जल होता है। उसको बोलते हैं द्वीप। और एक होता है वो कि भूमि है नहीं, और हम क्या करते थे, उस समय के जो एज़टेक लोग हैं वो क्या करते थे? सरकंडे को काटते थे। किसको काट लेते थे? सरकंडे को। फिर सरकंडे को आपस में क्या कर लेते थे? बुन लेते थे। बुनने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देते थे? वृक्षों के जो पत्ते होते थे और जो मिट्टी होती थी उससे ढक देते थे, और उसको किस में छोड़ देते थे? पानी में छोड़ देते थे। किसमें छोड़ देते थे? पानी में छोड़ देते थे। और उसके ऊपर वो खेती भी करते थे, क्योंकि वो जो मिट्टी होती थी वो मिट्टी जो है पानी से क्या हो जाती थी? गिल्ली हो जाती थी। और उसके ऊपर छोटे छोटे जो पौधे होते थे जो उन्हें आवश्यकता के लिए जरूरत होती थी उसको क्या कर लेते थे? उगा लेते थे। इन टापुओं के ऊपर वो रहने का भी क्या करते थे? इंतजाम करते थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है। भूमि उद्धार से आप क्या समझते हैं और चिनंपा क्या थे? इसके अलावा जो उपजाऊ जो द्वीप थे वहां पर नहरें भी निकाल दी गई थी, और 1325 के अंदर इन्होंने जो है अपनी एक राजधानी का निर्माण किया। यह प्रश्न कई बार आ जाता है कि एज़टेक की राजधानी का नाम बताइए, तो क्या नाम था? टेनोक्टिट्लान। क्या नाम था? टेनोक्टिट्लान। और यहां पर जो है बड़े बड़े जो है राजमहल थे, और पिरामिड जो है वो इन कृत्रिम झीलों के किनारे बहुत अद्भुत लगते थे। और एज़टेक जो शासक थे वो हर टाइम जो है युद्ध के अंदर क्या रहते थे? लिप्त रहते थे। इसलिए इनके जितने भी मंदिर थे वो किससे संबंधित थे? युद्ध देवता को समर्पित थे, या फिर सूर्य देवता को समर्पित थे। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि एज़टेक जो समाज है उसके धार्मिक देवताओं के नाम बताइए, तो कौन होते थे? या तो युद्ध देवता होता था, या क्या होता था? सूर्य देवता। इसके बाद में इनके जो साम्राज्य का जो आधार था वो किसके ऊपर टिका हुआ था? ग्रामीण पर, गांव के ऊपर टिका हुआ था। किस पर टिका हुआ था? ग्राम पर टिका हुआ था। और जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं वो क्या करते थे? मक्का, फलिया, कुमड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि एज़टेक जो लोग हैं वो कौन कौन सी फसलें जो हैं उगाते थे। फिर बात हम करते हैं यहां भूमि का जो मालिकाना हक था, भूमि स्वामित्व किसका था? तो भूमि स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं था, निजी नहीं था। निजी ना होकर क्या था? कुल का था। यानी कि पूरे वंश का उसके ऊपर क्या होता था? नियंत्रण होता था। भूमि का जो स्वामी है कोई विशेष व्यक्ति न होकर किसके पास होता था? कुल के पास होता था, जो क्या करता था? सार्वजनिक निर्माण का काम करता था सामूहिक रूप से। और यूरोपीय जो खेत थे वो कृषि दासों, जो कृषि दास थे वो क्या करते थे? जो अभिजातों की जो जमीन होती थी उसके ऊपर खेती करते थे, और जो फसल का कुछ हिस्सा जो है बदले में किसको दे दिया जाता था? उस कृषि दास को दे दिया जाता था, जो उस खेत को क्या करते थे? जोतते थे। या जो गरीब लोग होते थे कभी कभी अपने बच्चों को जो है क्या कर देते थे? गुलाम के रूप में बेच देते थे, और वो गुलाम उस खेती के ऊपर क्या करते थे? काम करते थे।
लेकिन गुलाम सारी उम्र कोई ज़रूरी नहीं था कि वो गुलाम रहे। एक निश्चित समय के बाद वो अपनी गुलामी को क्या कर सकता था, आज़ादी में कन्वर्ट कर सकता था, यानी कि क्या कर सकता था, उसको खरीद सकता था। उसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा की, कि जो एज़टेक लोगों की जो शिक्षा थी वो कैसी थी। तो यहाँ दो प्रकार के स्कूल थे। हम सबसे पहले बात करते हैं कालमेकाक की। कालमेकाक जो स्कूल था उसके अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो अभिजात वर्ग के थे। जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, कालमेकाक में। पुरोहितों के बच्चे कहाँ पढ़ते थे, कालमेकाक में। ये जो योद्धा लोग होते थे उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, कालमेकाक में। और यहाँ इन लोगों को किसकी शिक्षा दी जाती थी, सेना अधिकारी बनने की। किसकी शिक्षा दी जाती थी, सेना अधिकारी बनने की या फिर धार्मिक नेता बनने की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में जो सेकंड जो स्कूल आता है उस स्कूल का नाम था तेप्पोकली। क्या नाम था, तेप्पोकली स्कूल। बाकी के समुदाय के जो बच्चे होते थे वो यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। जो कमजोर वर्गों के लोग थे उनके बच्चे तेप्पोकली स्कूल के अंदर पढ़ते थे। और यहाँ किसकी शिक्षा दी जाती थी, इतिहास पढ़ाया जाता था, धर्म पढ़ाया जाता था। जो पुराणों के मिथक होते थे, लोगों के द्वारा जो कही गई जो बातें होती थी उनके बारे में बताया जाता था। जो उत्सवी गीत होते थे उनको जो है सिखाया जाता था। इसके अलावा खेती करना, व्यापार करना भी इनको सिखाया जाता था। और लड़कियों को यहाँ पर घरेलू जो काम कैसे किया जाता है उसकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते जो एज़टेक जो साम्राज्य है उसके अंदर अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। किस शताब्दी में आके, 16वीं शताब्दी में आकर के यह सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर होनी शुरू हो गई। और यह स्थिति जो है हाल के अंदर जो जीते गए जो लोग थे उनके अंदर उत्पन्न हुई। क्योंकि जो स्पेन और पुर्तगाल से लोग आकर के इनके ऊपर नियंत्रण कर लिया था और इनकी जो दिनचर्या थी उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तो इस कारण ये लोग उनके नियंत्रण से क्या होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास सभ्यता आती है वो आती है माया सभ्यता, यानी कि माया लोग। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक बहुत भव्य मंदिर था जिसको देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे, वो यही मंदिर था, माया मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो है माया मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, नाम है नीचे आप देखेंगे, ग्वाटेमाला। और इसका निर्माण कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में। तो आइए अब हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, माया लोगों के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो माया जो लोग हैं, जिस प्रकार एज़टेक सभ्यता का उदय मेक्सिको में हुआ, तो मेक्सिको के अंदर ही एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, वो थी माया सभ्यता। और इस सभ्यता का जो अस्तित्व है वो 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच है। इस टाइम ये फली फूली थी। और जो 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो माया लोगों के पास जो राजनीतिक शक्ति होती थी वो किसकी अपेक्षा कम थी, एज़टेक की अपेक्षा। और यहाँ के लोगों का जो मुख्य आधार था वो क्या था, मक्का की खेती। किसकी खेती करते थे ये लोग, मक्के की खेती करते थे। इसके अलावा भी इन लोगों का जो जीवन था वो अनेक धार्मिक क्रियाकलापों में भी जो है व्यतीत होता था। और इनके जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वो मक्का की बुआई, उसकी कटाई से जुड़े हुए थे। जब मक्का की बुआई की जाती थी तब वो त्योहारों का मजा लेते थे, जब उसकी कटाई शुरू करते थे तब वो इन त्योहारों का मजा लेते थे। इन लोगों की एक खास बात थी, ये जो खेती करते थे वे बड़ी उन्नत तरीके से करते थे। किस तरीके से करते थे, उन्नत तरीके से करते थे, इसलिए यहां पर उत्पादन बहुत अधिक होता था। एज़टेक लोगों के बारे में हमने जाना कि वहां पर भूमि का स्रोत कम था, इसलिए वहां के लोग खेती नहीं करते थे। जबकि माया लोग जो हैं वो क्या करते थे, उन्नत तरीके से खेती करते थे। उन्नत तरीके से ये लोग खेती करते थे, इसलिए यहां पर उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। इस कारण यहां एक 3 वर्गों की संस्कृति जो है उन्नत में आई। शासक वर्ग, कौन आया यहां पर, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग व प्रधान।
इन तीनों वर्गों ने मिलकर के एक बहुत ही उन्नत संस्कृति का यहां पर विकास किया। और इसी के अंतर्गत जो है किस किस का उदय हुआ इस क्षेत्र में? वास्तुकला, जिसका एग्जाम्पल हमने माया मंदिर से देख लिया। खगोल विज्ञान, ये ब्रह्मांड के बारे में जानने का प्रयत्न करते थे। और गणित में भी इन लोगों की क्या थी? रुचि थी। लेकिन इन्होंने जो है एक लिपि का भी आविष्कार किया, जिस लिपि का नाम था चित्रात्मक लिपि, और आज तक हम उस लिपि को क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी विडंबना इसलिए माया जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी जो है नहीं मिल पाती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता की ओर, और ये थी दक्षिणी अमेरिका के अंदर फैली थी, पेरू में। पेरू, चिली, उरुग्वे, कुछ एक देशों के नाम बता देता हूं। पेरू, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं साउथ अमेरिका के। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ये महत्वपूर्ण देश है। उन देशों में से एक देश था पेरू। इनके जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर एक नई सभ्यता का अस्तित्व हुआ, जिसका नाम क्या था? इका। और ये एक देशीय संस्कृति थी। इसको क्या सी संस्कृति बोला जाता है? देशज संस्कृति। और इसका जो उदय है ये 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ। और इनका जो पहला जो शासक था वो कौन था? प्रश्न आ जाता है बेटा ये कई बार। मैको कपाक, याद रखना है हमें ये, मैको कपाक। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुज्को को। यह भी प्रश्न आ जाता है इका की राजधानी का नाम बताइए, तो इका की राजधानी का नाम क्या था? कुज्को। कुज्को को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और इनका जो नवा इका शासक है उसने इस साम्राज्य का विस्तार किया। और ये विस्तार जो है कहां तक हुआ था? इक्वेडोर से लेकर के चिली तक फैल गया था। चिली तक कितने मील के अंदर फैला था? 3000 मील। जो नवे शासक है उसने इका सभ्यता का प्रचार इक्वेडोर से लेकर के कहां तक फैला दिया था? चिली तक फैला दिया था। अब हम बात करते हैं इका साम्राज्य की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहली जो विशेषता है, राजा, यानी कि केंद्रीय था। सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके अधीन थी? राजा के अधीन थी। दूसरी बात, सत्ता का स्रोत। सत्ता का जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो भी कौन था? राजा था। और प्रशासनिक भाषा, जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि राजभाषा का नाम बताइए, तो कुएचुआ। कौन सी भाषा बोली जाती थी यहां पर? कुएचुआ। और समस्त जो समाज है वो किसके अधीन आता था? राजा के। जितने भी समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो किसके प्रति निष्ठावान थे? राजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा के प्रति क्या थे वो लोग? निष्ठावान थे। इसके अलावा यहाँ के जो लोग होते थे, स्थानीय जो शासक होते थे, वो राजा को क्या करते थे? सैनिक सहयोग देते थे। और बदले में राजा उनको क्या देता था? पुरस्कार देता था। और नंबर 5, जो इका जो समाज है वो किसमें बटा हुआ था? इकाइयों में। छोटी छोटी इकाइयों में जो है इका समाज को क्या किया गया था? इका साम्राज्य को बांटा गया था। और ये प्रत्येक इकाई जो है वो किसके समान होती थी? एक संघ के समान होती थी। सारी इकाइयां एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई होती थी। और उस टाइम हमें पूरी जनसंख्या का तो नहीं पता, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं कि इस साम्राज्य के अंदर कम से कम कितने लाख लोग रहते होंगे? 10 लाख लोग उस समय रहते होंगे। तो एज़टेक जो लोगों की तरह इका के लोग भी जो हैं उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। इन्होंने भी बहुत अच्छे भवनों का निर्माण किया। और इक्वेडोर से लेकर के चिली तक इन लोगों ने एक सड़क का निर्माण भी किया था। और उनके जो किले होते थे वो क्या होते थे? शिला पट्टियों, जो चट्टान होती है उनकी पट्टियों से बनाए गए थे, जिसके अंदर गारे का इस्तेमाल नहीं होता था। किसका इस्तेमाल नहीं होता था? गारे में। गारे का इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग जब भी किसी भवन का निर्माण करते थे। तो भवन निर्माण में गारे का इस्तेमाल नहीं होता था।
तो उसके लिए क्या करते थे, इन्होंने एक भवन निर्माण की कला के अंदर एक चीज का इस्तेमाल किया था, फलक। फलक विकसित कर लिए थे। ये क्या करते थे, जो चट्टान के टुकड़े होते थे उनके फलक निकाल लेते थे, जिसको हम सलक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? सलक पद्धति। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि सलक पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो जो सलक पद्धति थी वो क्या थी? सलक जो पद्धति थी वो ये क्या करते थे, मैं बाय एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे कि ये चट्टान का एक टुकड़ा है, इसके क्या कर देते थे, ऐसे टुकड़े कर लेते थे। जैसे एक हिस्सा इसका बीच में से ऐसे काट लिया, ये बाकी का जो हिस्सा है वो कैसा हो जाता था, फिर जो नीचे बचता था वो ऐसा हो जाता था। तो इस तरीके का हिस्सा जब हो जाता था तो इसके ऊपर कौन सा हिस्सा लगा दिया जाता था? ये वाला हिस्सा इस पे लगा दिया जाता था। ऐसे ही फलक काटना, फ्लैंकिंग वस्ती, तो इसमें गारा लगाने की जरूरत नहीं होती थी। या फिर क्या होता था, एक तरीका ये होता था कि ऐसे बना लिया जाता था। अब दूसरा जो पत्थर होता था वो इसके ऊपर टिकाया जाता था यहां। उसके ये हिस्से क्या होते थे, भरे हुए होते थे, और ये बीच वाला हिस्सा क्या होता था, उसका खाली होता था। इसी प्रकार से इस वाले का हिस्सा यहां, दूसरे वाला इसमें फंस जाता था, ऐसे फंसा दिए जाते थे। तो यहां गारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अंदर का जो खाली भाग होता था उसको ईंट और मिट्टी से क्या कर दिया जाता था, भर दिया जाता था। यहां आप देख सकते हैं ये ईका सभ्यता है, दिखाई दे रही है। ये इक्वाडोर, पेरू और चिली तक जो है फैली हुई है। और बाद के समय में जब यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल के नाविक आ गए तो इन्होंने इस क्षेत्र के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसके माध्यम से दिखाया गया है आपके सामने। जब आप इस ग्रे कलर को देखेंगे तो स्पेनों के नियंत्रण में था। ये जो सारा क्षेत्र है ये किसके नियंत्रण में था? स्पेनों के नियंत्रण में था। दूसरा जो क्षेत्र है वो अगर हम देखेंगे तो वो किसके नियंत्रण में आता था? पुर्तगाल के। आप ये देखिए, रियो डी जेनेरियो का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पुर्तगाल के था। उसके बाद जो नीले कलर का आपको दिखाई देगा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये डचों के अधीन था। ये आप देख रहे हैं, ये किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। ये अगर आप देखेंगे तो ये किसके अधीन था? स्पेनियों के अधीन था। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा कलर, यहाँ पर इंग्लिश क्षेत्र और फ्रांसीसी क्षेत्र भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये वाला फ्रांसीसी क्षेत्र था यहाँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो भवन निर्माण की जो कला थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और फलक निकाल लेते थे। ये बता भी रहा है आपको, यहाँ आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो, गिरी हुई जो चट्टानों के पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए जो है श्रम प्रौद्योगिकी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई मशीनें नहीं थी। तो बहुत बड़े बड़े मात्रों में जो है मजदूरों को इकट्ठा किया जाता था, और ये क्या करते थे, उन ईंट और चट्टानों को उठा करके ले जाते थे। कई कई शिलाखंडों का वजन यहाँ पर बताया गया है 100 मीट्रिक टन से भी अधिक। और यहाँ पर इन को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ी नहीं थी। तो इससे यह पता लगता है कि मजदूरों को सामूहिक रूप में इकट्ठा किया जाता था। और ईका सभ्यता का भी आधार जो है वो उनकी खेती थी। लेकिन यहाँ की जो जमीन है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। जो पहाड़ी इलाका था उनके अंदर सीढ़ीदार खेत बना करके और जल निकासी और सिंचाई की प्रणाली विकसित करके ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और आज की जो खेती की तुलना में यहाँ की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण नहीं थी। और यहाँ के लोग भी जो मक्का आलू उगाते थे और अपने भोजन के लिए या अपने श्रम को करने के लिए एक प्रकार का एक जीव पालते थे जिसको लामा कहा जाता था, जो खेती करने में और अन्य संसाधनों को विकसित करने में इनकी क्या करता था, मदद करता था। उसके अलावा इन लोगों की जो है कौशल बड़ा मजबूत था। क्या था इनका कौशल? कौशल में हम क्या पढ़ेंगे, लोग जो है बुनाई करते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने की बड़ी कला थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकी लेखन कला की। तो उसके अंदर हम यहाँ की लेखन कला को क्या बोला जाता था, क्वीपू बोला जाता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है क्वीपू से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, ये क्या करते थे, जो धागा होता था, जो डोरी होती थी, डोरियों पर गांठ बांध करके गणना करते थे। जैसे कि हमारे पास रस्सी होती है, उस रस्सी के हम क्या कर देते हैं, गांठें मार लेते हैं उस रस्सी के ऊपर।
तो ये लोग गणितीय जो इकाइयों का लिखने का जो हिसाब किताब था वो क्या करते थे, डोरियों के ऊपर गांठ लगा करके गणना करते थे, और इन धागों से वो एक किस्म का क्या कर लेते थे, संकेत बुन लेते थे। जो ईका साम्राज्य था उसका ढांचा क्या था, पिरामिड नुमा था। पिरामिड नुमे का मतलब होता है ये, यहां कौन होता था, इनका मुखिया होता था, और नीचे के जो जितने भी लोग थे वो सारे किससे जुड़े होते थे, इस मुखिया से जुड़े होते थे। और यदि इस मुखिया को खत्म कर दिया जाएगा तो ये नीचे का ढांचा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये नियम था कि एज़टेक ईका जो साम्राज्य था वो पिरामिड नुमा था, और यदि उसके मुखिया को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसके अधीन आने वाले लोग अपने आप ही क्या हो जाते थे, उस व्यक्ति के अधीन हो जाते थे, और शासन की सारी श्रृंखला क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। और स्पेनी लोगों ने जब इनके देश पर आक्रमण किया तो इसी कारण किया था कि और स्पेनी जो लोग राजा होते थे या सैनिक होते थे वो सबसे पहले किसको काबू में करते थे, मुखिया को। सबसे पहले वो मुखिया को ही पकड़ते थे, और जैसे ही मुखिया को पकड़ा, मुखिया के अंतर्गत आने वाले सारे लोग जो है उनकी गुलामी को स्वीकार कर लेते थे। इसके अलावा जो है, जो अब तक हमने तीनों जो सभ्यताएं पढ़ी थी, एज़टेक, माया और ईका, इन संस्कृतियों में कुछ सामान्यताएं भी थी, जैसे कि सभी का जो समाज है वो समान रूप से श्रेणीबद्ध था। दूसरा क्या था, निजी स्वामित्व नहीं था, कुल का स्वामित्व था। हम तुलना भी कर सकते हैं किसके साथ, एज़टेक जो सभ्यता है, माया सभ्यता की यूरोपीय समाज के साथ, क्योंकि यूरोपीय समाज के अंदर संसाधन क्या था, वो निजी था। यहाँ पर संसाधन क्या था, पूरे कुल का था। इसके अलावा क्या था, पुरोहितों को और समन लोगों को समाज के अंदर ऊंचा स्थान प्राप्त था। चौथी बात क्या थी, भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, सोने का। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात थी इन सभ्यताओं की वो क्या थी, सोने को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ये जो है माया, ईका और एज़टेक संस्कृतियां थी, उनकी क्या थी, समानताएं थी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यूरोप की खोज यात्राएं। यूरोप की खोज यात्राएं, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।